हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जाए और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जाएबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं कि शॉर्ट टर्म, दूसरा एनडीएफ, दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 मिनट का भी टाइम है, 10 मिनट भी समय निकाल के आप पढ़ते हो तो आराम से पेपर में 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। वीडियो लेक्चर की जो लेंथ होती है वो 16 घंटे की इसमें वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। दूसरी साइड में इंडिया वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो 75% नंबर एनएबल लाना चाहते हैं। हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज एक केस स्टडी का वीडियो 4500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट, डिवीजन नोट्स है, एवेलिटी 6 महीने, एवेलिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल है यहाँ दाम 800 रुपये, यहाँ दाम 1200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3000 रुपये। अब आइए सबसे पहला सवाल पे। पहला सवाल क्या, मार्कअप प्राइसिंग कम्स अंडर विच ऑफ द प्राइसिंग मेथड। अब यहाँ बात हो रही है कि जो आपका मार्कअप प्राइसिंग होता है, ठीक है, मार्कअप प्राइसिंग कौन से प्राइसिंग मेथड के अंदर आता है। ठीक है, क्या सवाल है, मार्कअप प्राइसिंग कौन से प्राइसिंग मेथड के अंदर आता है। पहला ऑप्शन है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, तीसरा ऑप्शन है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग, चौथा ऑप्शन है गोइंग रेट प्राइसिंग। तो मार्कअप प्राइसिंग किस प्राइसिंग के अंदर था। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप कुछ नहीं है, इसको आप बोल सकते हो बेसिकली ये कॉस्ट प्राइस है। मार्कअप क्या है, एक तरीके का ये कॉस्ट का प्राइस है। मार्कअप प्राइसिंग का एक तरह का कॉस्ट का प्राइस है। जब कॉस्ट के प्राइस बोल रहे हो इसी को हम बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग। तो बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन दिया, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, तीसरा ऑप्शन है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग, चौथा ऑप्शन है गोइंग रेट प्राइसिंग। तो बेसिकली कॉस्ट प्राइसिंग कौन सा है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। मार्कअप प्राइसिंग में बेसिकली कितना खर्चा लग रहा है, डेट इज नॉट इज कॉस्ट प्राइस, डेट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में ए डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफरेबल financial instrument which is traded at a local stock exchange of a country but represents a security usually in form of equity issued by a foreign publicly listed company। बेसिकली बोलते हैं एक तरह का ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि आप ट्रेड करते हो कहाँ पे, लोकल स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं किसी भी देश की कंट्री में, और वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक तरीके का सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको जिसको इशू किया जाता है फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के द्वारा। पहला ऑप्शन है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। नेचुरल सी बात है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट है जो अमेरिका के, आप बोल सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज में रहता है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, ठीक है, अब आएंगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गया। डिपॉजिटरी रिसिप्ट का क्या बोल सकते हो, एक तरह का फॉरेन स्टॉक है। ये क्या है, फॉरेन स्टॉक है। ओके, और उसके बाद है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है आपका ग्लोबल हो गया यूरोपियन, बेसिकली यूरोप कंट्रीज में ट्रेड होता है ये, यानी यूरोप का स्टॉक में ट्रेड होता है, यूरोप का स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड होगा। ठीक है, और कन्वर्टेबल, उसका क्या है, फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे मार्क क्यों खा गए, बॉन्ड है। हम लोग क्या चीज़ पे बात कर रहे हैं, ये क्या इक्विटी है। इक्विटी और बॉन्ड में बहुत अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। हमें क्या कहना, फॉरेन, यहाँ क्या शब्द है, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, इसने सिर्फ बोला है फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड। तो सीधा से बात हो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाएगा, किसी भी कंट्री का हो सकता है वो, इसलिए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक ए ग्रांट्स एन ओवरड्राफ्ट टू एबीसी लिमिटेड अगेंस्ट बुक डेप्ट दिस इज सिक्योर्ड बाय। बोलता है बैंक ए यहाँ पे ग्रांट किया है ओवरड्राफ्ट एबीसी लिमिटेड को अगेंस्ट जो भी उसका बुक डेप्ट होता है, ये किस प्रकार से सिक्योर्ड करता है। यानी बैंक ए ने लोन दिया है किसको, ओवरड्राफ्ट का एबीसी को अगेंस्ट जो भी बुक डेप्ट होता है। तो पहला ऑप्शन है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन बेसिकली कार के लिए करते हैं हम लोग। प्लेज, प्लेज हम लोग किसके लिए करते हैं, प्लेज हो जाएगा गोल्ड के लिए, गोल्ड लोन जो देते हैं हम लोग। फिर हो जाएगा मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में आप क्या करते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है, आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी के ऊपर आप मॉर्टगेज करते हो। फिर हो जाएगा असाइनमेंट, नाम सुने होंगे आप असाइनमेंट का। असाइनमेंट किस चीज़ के ऊपर होता है, असाइनमेंट होता है अगेंस्ट बुक डेप्ट। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, बुक डेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर, देखिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर बी
commercial bank branch transferred the account to its branch. A check was presented on the first tenor from the first transfer branch, which it returned with the reason refer to the drawer. किस रीजन से रिटर्न किया? रेफर टू द ड्रॉर. कस्टमर क्लेम्ड डैमेजेस फ्रॉम द बैंक. कस्टमर क्या किया? डैमेजेस बैंक से क्लेम किया. कैसे करें? तो पहला क्या है कि यहाँ पे समझिए, यहाँ रिक्वेस्ट बी ने भेजा है कमर्शियल बैंक के ब्रांच को ट्रांसफर किया जाए उसका अकाउंट ब्रांच को. यहाँ पे चेक प्रेजेंट किया गया जो पहला ट्रांसफर ब्रांच था यानी कमर्शियल बैंक ने भेजा, जो कि रिटर्न हो गया. रीजन लिखा रेफर टू द ड्रॉर. कस्टमर या डैमेजेस क्लेम कर सकता है बैंक से. ए ऑप्शन दिया है कि बैंक इज लायबल टू द कस्टमर नॉट हैविंग रिटर्न द चेक विथ प्रॉपर रीजन. ये बोलता है बैंक बिल्कुल लायबल है कस्टमर के लिए कि कस्टमर को पैसा भरेगा बैंक, क्योंकि चेक के ऊपर किसी प्रॉपर रीजन नहीं लिखा हुआ. तो ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, बी ऑप्शन में बैंक इज लायबल टू द कस्टमर फॉर हैविंग रिटर्न द चेक इफ द बैलेंस इन द अदर ब्रांच वाज एडिक्वेट वेयर द अकाउंट वाज ट्रांसफर. देखिए इस केस में बैंक लायबल नहीं होता, ब्रांच लायबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है बैलेंस आपके दूसरे ब्रांच में हो बट चेक रिटर्न कर दिया गया क्योंकि आपने उस पेरेंट ब्रांच से, सॉरी आप उस ब्रांच से कर रहे हो जिस ब्रांच में आपका एक्चुअली है ही नहीं अकाउंट. ठीक है, बेसिक अकाउंट ट्रांसफर हो गया तो बैलेंस तो रहेगा नहीं. तो आप दूसरी ब्रांच में अगर आप करते तो होता. तो इसलिए ये ऑप्शन को हम लोग इस केस में इसको सही नहीं मानेंगे. सी ऑप्शन हो जाएगा. बैंक इज़ नॉट लायबल टू द कस्टमर एज अ चेक कुड नॉट हैव बीन पेड अदरवाइज. तो बोलता है बैंक लायबल नहीं होगा कस्टमर के लिए क्योंकि चेक उसने पे नहीं किया. तो ये गलत हो गया, बिल्कुल लायबल है बैंक. डी ऑप्शन हो गया नॉन ऑफ द अबव. तो भाई इसमें ए ऑप्शन मिल रहा है कि बैंक बिल्कुल लायबल है कस्टमर के लिए जहाँ उसने चेक रिटर्न किया है, जहाँ उसने चेक रिटर्न नहीं किया है. देखिए क्या बोल रहा है, नॉट, जहाँ उसने क्या है चेक रिटर्न ही नहीं किया है, ना ही कोई प्रॉपर रीज़न उस पर लिखा हुआ. तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर. यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एन अकाउंट टाइप ऑफ एन अकाउंट पे क्रॉसिंग. इनमें से कौन सा जो फीचर नहीं होता है अकाउंट पे क्रॉसिंग का? पहला ऑप्शन है इट इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट. ठीक है, तो ये भी फीचर नहीं है इसका. मतलब ये तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर, फीचर नहीं है, यानी ये बेसिकली ये बोलेंगे क्या, अकाउंट पे क्रॉसिंग जो होता है, जो सेक्शन 130 लिखा हुआ है वो उसमें उसी के आप बोल सकते हैं उसके तहत ये नहीं आता है, इसलिए रॉन्ग हो गया. इट्स ए पेई इज होल्डर ओनली. पेई कौन होगा? होल्डर ही होगा. कौन होगा? पेई होल्डर. ये कोई ज़रूरी तो ऐसा है नहीं कि पेई होल्डर ही होगा. तो ये भी गलत हो गया आपका. फिर हो जाएगा इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम. जितनी मर्जी उतनी बार इंडोर्स करो और जितनी मर्जी उतनी बार ट्रांसफर करो, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, केवल वन टाइम होता है. कितना टाइम होता है? वन टाइम. सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑल द अबव, यानी सबके सब बात गलत है. यानी ये सारे के सारे जो बोलेंगे आपके फीचर नहीं है. ठीक है, ये क्या फीचर नहीं है इसलिए हम इसको ले रहे हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल द अबव. क्वेश्चन नंबर 6 डी हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर बाय एनी केस अदर देन द wrongful act or default of the mortgage or mortgagee the mortgaged property is wholly or partially destroyed, or the security is rendered insufficient and the mortgagor has not provided enough further security, the mortgagee has the right to file a suit in the court of law. The mortgage money as security is considered insufficient unless the value of the mortgage property exceeded the amount of the time being by. देखिए अब क्या बोलते हैं, ऐसा कैसे जहाँ रॉन्गफुल एक्ट किया हो कोई या डिफ़ॉल्ट किया हो मॉर्टगेज को या मॉर्टगेज को, जो भी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होगा वो होली हो चाहे पार्सली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. क्या है? होली पार्सली डिस्ट्रॉयड है. और सिक्योरिटी इतना नहीं है यानी सफिशिएंट नहीं है कि मॉर्टगेज को प्रोवाइड किया जाए कोर्ट ऑफ कि वो प्रोवाइड करे सिक्योरिटी, फर्दर सिक्योरिटी. तो मॉर्टगेज जो मॉर्टगी होता है उसका राइट होता है कि फाइल कर सकते हो सूट कोर्ट ऑफ लॉ में मॉर्टगेज मनी के लिए. तो सिक्योरिटी यहाँ पे माना जा रहा है इनसफिशिएंट जब तक कि मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एक्सीड नहीं करता है अमाउंट जिस समय का. तो कितना से होना चाहिए? ये ऑप्शन है 1/3 और इफ कंजस्टिंग और बिल्डिंग एक्सीड्स बाय 1/2. ये 1/3 होना चाहिए
या बिल्डिंग जो होगा 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। बी ऑप्शन 1/2 ऑफ और इफ कंजिस्टिंग ऑफ द बिल्डिंग एक्सीड्स बाई 1/3, बोलते 1/2 हो चाहे बिल्डिंग एक्सीड करे 1/3 से ज़्यादा। सी ऑप्शन है 1/3 इन बोथ केसेस, 1/3 होना चाहिए दोनों केसेस में। डी ऑप्शन है 1/2 इन बोथ केसेस, 1/2 होना चाहिए दोनों ही केसेस में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1/3, या फिर आप बोल सकते हैं इफ कंजिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स बाई 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर रेगुलेटेड बाय, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो रेगुलेटेड किससे होता है? ए ऑप्शन है आरबीआई से होगा, बी ऑप्शन नाबार्ड से होगा, सी ऑप्शन है रजिस्टर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होगा, डी ऑप्शन है सेबी से होगा। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसको रेगुलेटर आरबीआई होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है द फैसिलिटी दैट इनेबल्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सटेंड टर्म क्रेडिट टू importers of eligible goods at port shipment stage is called, बोलते हैं ऐसा फैसिलिटी होता है जहाँ इंडियन एक्सपोर्टर जो होता है एक तरह का लोन देता है। किसको देता है? इंपोर्टर्स को देता है कि सामान खरीद सके एलिजिबल गुड्स को पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है बायर्स क्रेडिट, बी ऑप्शन है चैनल्स फाइनेंसिंग, सी ऑप्शन है सेलर्स क्रेडिट, डी ऑप्शन है सप्लाई चेन पार्टनरिंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इसमें हो जाएगा सेलर्स क्रेडिट, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ए बैंकिंग कंपनी बिफोर अलाउइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आरबीआई एक्नॉलेजमेंट इफ सच ट्रांसफर रिजल्ट्स इन होल्डिंग मोर देन कितना परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। बोलता है कि परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। बोलता है अंडर सेक्शन 35A जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जो बैंकिंग कंपनी होता है जब अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को, जहाँ जरूरी होता है कि आरबीआई का एक्नॉलेजमेंट ले, उस केस में जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग कितने परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल बैंक का से ज़्यादा होना चाहिए, यानी बैंक का जो पेड अप कैपिटल है उसका कितना परसेंट का आप ट्रांसफ़र करोगे, तो यहाँ आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी एज़ पर सेक्शन 35A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ आप बोल सकते हैं ए है आपका 2%, बी है 5%, सी है 7.5%, डी है 10%। सही ऑप्शन हो जाएगा 5%, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ ए कस्टमर कैन बी डिस्क्लोज्ड एज पर, बोलता है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जहां हम रिलेट करेगा अकाउंट किसी भी कस्टमर को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, सही है। फिर एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ, ये भी सही है। फिर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी पॉइंट हो जाएगा एज पर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ बोरोवर कस्टमर, इसके तहत भी आप कर सकते हैं हम, सही है। फिर डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी सही है। तो ए बी सी डी चारों पॉइंट सही हैं। तो ए ऑप्शन ए बी एंड डी ओनली, बी ऑप्शन बी सी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन ए टू डी ऑल। सी ऑप्शन क्या जाएगा? डी ए टू डी ऑल। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज, एक शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो कम समय पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 10 मिनट का ही टाइम है, ठीक है, 10 मिनट पढ़ कर आप आराम से 55 to 60% नंबर ला सकते हैं, या फिर 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दूसरी साइड में इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें या फिर 80 घंटे का यहाँ वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है, तो आराम से आप यहाँ पे 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है, केस स्टडी का वीडियो 13,500 का क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीने, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स के दाम है 800 रुपये, अकाउंटिंग के दाम है 1,000 रुपये, और यहाँ दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है आपका 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jpstudymaterial.com, ईमेल आई डी हो जाएगा citizen3@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है।